वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग मध्यकालीन भारत की इतिहास को आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में देखा इल्तुतमिश के बारे में, और आज हम थोड़ी सी चर्चा इल्तुतमिश के बारे में करेंगे जो मेंस राइटिंग में आपकी मदद करेगी, जैसे कि स्थापत्य कला के बारे में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसकी पुत्री रजिया सुल्तान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले भारत में पहले मकबरे का उसने निर्माण कर दिया था। तो भारत में पहला मकबरा का निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। इसने यह जो मकबरा बनाया था अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की स्मृति में बनाया था, और यह मकबरा दिल्ली के मलकपुर में है, और इसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी कहा जाता है। और यह 8 पहली है, यानी कि इसमें 8 द्वार हैं, जिसे 8 पहली कहते हैं। दिल्ली इसने एक बदायूं में जामा मस्जिद का भी निर्माण किया। तो बदायूं में क्या निर्माण किया? जामा मस्जिद। नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में इसने एक अतार कीन का दरवाजा का निर्माण किया। तो अतार कीन के दरवाजा का निर्माण किसने कहाँ किया गया? नागौर में, राजस्थान में। और यह सूफी संत हमीमुद्दीन नागौरी की याद में इल्तुतमिश ने बनाया था। कौन? सूफी संत हमीमुद्दीन नागौरी। इसने दिल्ली में एक कक्षीय मकबरा और एक विद्यालय की भी स्थापना की। कक्षीय मकबरा का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे कक्ष होते हैं। तो दिल्ली में इसने बहुत सारे कक्षीय मकबरा और एक विद्यालय की भी स्थापना की। इसे मकबरा शैली के जन्मदाता के नाम से भी जाना जाता है। तो मकबरा शैली के जन्मदाता किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को, क्योंकि पहला मकबरा का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो इल्तुतमिश का पुत्र था। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो केवल 4 से 5 महीनों के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। तो अप्रैल 1236 ईस्वी से नवंबर 1236 ईस्वी के बीच रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, और यह अपने बड़े भाई की अल्प आयु में मृत्यु के बाद शासक बनता है। देखिए, ये छोटा भाई था, इससे भी एक बड़ा भाई था। हालांकि शासक उसे ही बनना था, लेकिन अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु के बाद इसे शासक बना जाता है, यानी रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। यह 13 वर्ष की अवस्था में ही, बहुत अल्प अवस्था में यह सुल्तान बना, यानी कि 13 वर्ष की अवस्था में। इसी कारण से इसकी सत्ता किसके संरक्षण में चली? तो इसकी माता शाह तुर्की के संरक्षण में चली। तो याद रखेंगे आप लोग, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो शासन चला उसकी माता शाह तुर्की के शासनकाल में चला, उसके संरक्षण में चला। यह एक विलासी और लापरवाह शासक था। इसी कारण लोग इससे नफरत करते थे, यहाँ तक कि इसकी बहन भी इससे नफरत करती थी, और इसके कारण इससे माता से भी लोगों को नफरत थी। 9 नवंबर 1236 ईस्वी को इसकी बहन रजिया सुल्तान, यानी कि इल्तुतमिश की पुत्री, ने इसकी हत्या कर दी, और साथ ही साथ इसकी माता की भी हत्या कर दी। तो 9 नवंबर 1236 ईस्वी को रजिया सुल्तान ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी, और उसकी माता की भी हत्या कर दी, और उसके बाद दिल्ली की सल्तनत पर वो बैठ जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि जो रजिया सुल्तान है अब दिल्ली सल्तनत की शासिका बनती है। तो रजिया सुल्तान के बारे में कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, नवंबर 1236 ईस्वी को से लेकर अक्टूबर 1240 ईस्वी तक करीब करीब यह 4 वर्षों तक दिल्ली की दिल्ली सल्तनत की शासिका रहती है। एक बात याद रखें, जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और बार बार पूछा भी जाता है
कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, और यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका भी रही। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कहें तो रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कहें तो रजिया सुल्तान, और भारत की अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कहें तो रजिया सुल्तान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिल्ली सल्तनत की पूछा जाए कि प्रथम और आखिरी महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। इसने एक कैरा प्रणाली की शुरुआत की। कैरा प्रणाली का मतलब होता है अपर्दा प्रथा, यानी कि यह खुले मुंह घूमती थी। देखिए, इस्लाम धर्म में पर्दा लगाने की प्रथा थी, महिलाएं पर्दा लगाकर घूमती थी, पुरुषों के सामने जाती थी, सभा में या कहीं पे भी। लेकिन इसने नियम का उल्लंघन किया और अपर्दा प्रथा की शुरुआत की, यानी कि इसने पर्दा लगाने की प्रथा को समाप्त कर दिया और खुले मुंह घूमती थी। साथ ही साथ पुरुषों की तरह चोगा, जिसे हम लोग कुर्ता या चोगा यानी कुर्ता, काबा, कुलाह, जिसे हम लोग टोपी को तुर्की भाषा में कुलाह और काबा भी कहते हैं, तो काबा कुलाह पहनकर घूमती थी और चोगा पहनकर घूमती थी पुरुषों की तरह। इसी कारण लोग इससे नफरत करते थे, क्योंकि यह नियमों का उल्लंघन करती थी। इसका पूरा नाम था रजिया अल-दीन। तो पूरा नाम क्या था? रजिया अल-दीन, और इसका एक शाही नाम था जलालात उद-दीन रजिया। तो जलालात उद-दीन रजिया इसका शाही नाम था और पूरा नाम था रजिया अल-दीन। इसे संस्कृत शिलालेख में जल्लादीन की भी संज्ञा दी गई है। तो संस्कृत शिलालेख में क्या संज्ञा दी गई है? जल्लादीन। इसे तुर्की चहलगामी का संरक्षण नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि सभी लोग इसके व्यवहार से नफरत करते थे। तो खासकर जो चहलगामी लोग थे वो भी इससे नफरत करते थे। चहलगामी संघर्ष किए एक दूसरे से, तो इसके शासनकाल में चहलगामी जो थे एक दूसरे से संघर्ष भी किए। इसका जो राज्याभिषेक हुआ 10 नवंबर 1236 ईस्वी को रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक होता है। इसका जो पहला विद्रोह था, इसका पहला विद्रोह लाहौर के इक्तेदार कबीर खां के साथ, जिसे हजार मर्दा भी कहते हैं, उसके साथ हुआ। तो अगर पूछा जाएगा कि रजिया सुल्तान का पहला विद्रोह किसके साथ, तो हजार मर्दा के साथ, जो एक लाहौर का इक्तेदार था, उसका नाम कबीर खां था। हमने बताया था इक्तेदार के बारे में, जो इक्ता का स्वामी होता है। इसकी माता का नाम कुतुब बेगम था। तो रजिया सुल्तान की माता का नाम क्या था? कुतुब बेगम। इसने प्रेम संबंध भी रचाया था। किसके साथ? तो शाही अस्तबल के प्रधान एवं सलाहकार जमात उद-दीन याकुत से। तो शाही अस्तबल के प्रधान, जिसको हम लोग आमीरे आखुर भी कहते हैं, यानी घोड़े का सरदार, अस्तबल का सरदार, अश्वशाला का सरदार, तो और वह सलाहकार भी था रजिया सुल्तान का। उसी से इसका प्रेम संबंध बना, जिसका नाम क्या था? जमात उद-दीन याकुत, जिसे हम लोग याकुत के नाम से भी जानते हैं। इसी कारण से रजिया सुल्तान से नफरत करने वाला उसका एक राज्यपाल था, जिसे सूबेदार भी कहते थे। वह भटिंडा का सूबेदार था, भटिंडा का राज्यपाल था, जिसका नाम था मलिक इख्तियार उद-दीन अल्तुनिया। तो मलिक इख्तियार उद-दीन अल्तुनिया, जो भटिंडा का राज्यपाल था यानी सूबेदार था, वह याकुत की हत्या कर देता है और रजिया सुल्तान को तवर हिंद में कैद कर लेता है। तो उसी प्रेम संबंध के कारण, चूंकि अल्तुनिया भी रजिया सुल्तान को पसंद करता था, और इसी नफरत के कारण उसने क्या किया, जो शाही अस्तबल का प्रधान सलाहकार था और जो प्रधान था जमात उद-दीन याकुत को मार देता है, और उसके बाद रजिया सुल्तान को तबरे हिंद में कैद कर लेता है। वो कहाँ का राज्यपाल था? तो भटिंडा का, जिसे हम लोग सूबेदार भी कहते हैं। उसका पूरा नाम क्या था? मलिक इख्तियार उद-दीन अल्तुनिया, जिसे हम लोग मलिक अल्तुनिया भी कहते हैं। मलिक जमात उद-दीन याकुत को, जिसे हम लोग अमीरे आखुर नियुक्त किया। तो किसने नियुक्त किया? अमीरे आखुर, यानी कि शाही अस्तबल का प्रधान रजिया सुल्तान ने। तो मलिक
जो याकुत था उसको घोड़े का सरदार, अस्तबल का प्रधान या अश्वशाला का प्रधान या अमीर आखुर किसने नियुक्त किया? तो रजिया सुल्तान ने। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान का भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। किसने बैठाया? तो ऐतगिन ने। देखिए, जो रजिया सुल्तान थी उसने तुर्कों को सामंत बना दिया, तुर्कों को सामंत बनाने का प्रयास किया। इसके कारण जो तुर्की आमिर थे, तुर्की प्रशासक थे, इसके विरुद्ध हो गए और इसे बंदी बना लिए। उसी तुर्की आमिर का सदस्य था मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया। इसी ने इसे बंदी बनाया और बंदी बनाकर कहां कैद कर लिया? तबरे हिंद में, अभी हमने बताया। तो और जब ये बंदी इसे बना लिया गया तो दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान की जगह किसे बैठा दिया गया? तो इसका भाई, जिसका नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह। और इसको गद्दी पर बैठाने वाला कौन था? तो ऐतगिन। तो ऐतगिन ने गद्दी पर इसे बहराम शाह को बैठा दिया। बहराम शाह द्वारा नायबे ममलिकात नामक एक नवीन पद का सृजन किया गया। तो बहराम शाह ने क्या किया? एक पद का सृजन किया जिसका नाम था नायबे ममलिकात। तो ये परीक्षा में पूछा गया है कि नायबे ममलिकात नाम का पद का सृजन किसने किया? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो रजिया सुल्तान का एक भाई था। नायबे ममलिकात पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ऐतगिन था, जो रजिया सुल्तान के विद्रोहियों का एक नेता था। अभी हमने बता दिया, तुर्की विद्रोहों में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो नायबे ममलिकात पर बैठने वाला पहला व्यक्ति ऐतगिन था, जो रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रमुख नेता था। इसकी विवाह जब याकुत, जो कि रजिया सुल्तान का प्रेमी था, उसकी हत्या करता है मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया, और हत्या करने के बाद रजिया सुल्तान से वह विवाह कर लेता है भय से। रजिया सुल्तान को भय हो जाता है कि कहीं हमें भी मलिक अल्तुनिया मार ना दे, इसी कारण से वह रजिया सुल्तान मलिक अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। तो इसका विवाह किससे हुआ? मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया मरने के भय से। सल्तनत वापसी हेतु पति मलिक अल्तुनिया के साथ बहराम शाह के विरुद्ध विद्रोह। रजिया सुल्तान ने अपने सल्तनत की वापसी के लिए पति मलिक अल्तुनिया के साथ बहराम शाह के विरुद्ध विद्रोह करती है कि अपनी गद्दी को पाले, दिल्ली सल्तनत को पाले, अपने शासन को पाले। लेकिन बहराम शाह उसे पराजित करता है और रजिया सुल्तान अपने पति मलिक अल्तुनिया के साथ दिल्ली से फरार हो जाती है। तो दिल्ली से फरार हो जाती है किसके साथ? अपने पति मलिक अल्तुनिया के साथ। 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी को मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया सहित हरियाणा के कैथल में लुटेरों यानी डाकुओं द्वारा उसकी हत्या हो जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब वह फरार होती है तो कैथल पहुंच जाती है। हरियाणा का एक इलाका पड़ता है कैथल। तो अपने पति के साथ जब वो कैथल पहुंचती है तो 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं या लुटेरों के द्वारा उन दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार रजिया सुल्तान की कहानी यहीं से समाप्त हो जाती है। और उसका दफन, यानी उसे कहाँ दफनाया जाता है? तो कैथल में, जो दिल्ली में पड़ता है। और एक बात छोटा सा याद रखें कि इसका जन्म जो हुआ था 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रजिया सुल्तान। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण शासक, जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन, और कुछ इसके बाद छोटे छोटे शासक होंगे। तो कुल 11 शासक हम लोग गुलाम वंश में देखेंगे। उसके बाद ये गुलाम वंश समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्क्रीनशॉट ले।